मौर्य साम्राज्य। जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक ही सम्राट आते हैं, अशोक। लेकिन उनकी कहानी से पहले भी एक कहानी है, एक पिता और बेटे की कहानी। एक वो जिसने तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, और दूसरा वो जिसने अपनी समझदारी से उसे संभाले रखा। चलिए आज इन्हीं दोनों शासकों की बात करते हैं जिन्होंने भारत के सबसे महान राजवंशों में से एक की बुनियाद रखी। अच्छा, सदियों तक ना इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। पुराने ग्रीक टेक्स्ट्स में एक बहुत ही ताकतवर भारतीय राजा का जिक्र मिलता था। नाम था सैंड्रोकोटस। पर यह सैंड्रोकोटस था कौन? उसका असली भारतीय नाम क्या था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, और इसने स्कॉलर्स को बहुत लंबे समय तक परेशान करके रखा। और फिर एंट्री होती है सर विलियम जोन्स की। उन्होंने भाषा की बारीकियों को पकड़ा और इस गुत्थी को सुलझा दिया। उन्होंने साबित किया कि ये जो सैंड्रोकोटस है ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और ये सिर्फ एक नाम का पता लगाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने पहली बार भारतीय और ग्रीक इतिहास की टाइमलाइन को एक साथ जोड़ दिया। मतलब हमें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए एक पक्का सिरा मिल गया था। सच में एक जबरदस्त खोज थी है। तो चलिए कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में एक साम्राज्य का सपना था और जिसे उसने सच करके दिखाया। जरा सोचिए, उम्र बस 25 साल और उनके साथ थे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर उस वक्त के बेहद ताकतवर नंद साम्राज्य को सीधी चुनौती दे और उसे जड़ से उखाड़ फेंका। ये सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा को हराना नहीं था, नहीं, ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी। एक यंग विजनरी और एक जीनियस डिप्लोमैट की जोड़ी ने इसे मुमकिन कर दिखाया था। अच्छा, उनकी जीत कितनी बड़ी और कितनी तेजी से हुई, इसका अंदाजा ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्क के एक कोट से मिलता है। वो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की फौज के साथ पूरे भारत को जीत लिया। 6 लाख, ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। इससे पता चलता है कि उनका इरादा और उनकी मिलिट्री स्किल किस लेवल की थी। और इन जीतों का नतीजा एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो आज के ईरान की सरहदों से लेकर बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाया गया था। ये चंद्रगुप्त की ही देन थी। तो एक तरफ चंद्रगुप्त भारत में अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे थे और दूसरी तरफ पश्चिम में सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर अपनी विरासत जमा रहे थे। अब जाहिर है टकराव तो होना ही था। 2 दुनियाएं, 2 एम्पायर और 2 बहुत ही एम्बिशियस रूलर्स अब आमने सामने आने वाले थे। और जब ये टकराव हुआ तो जीत चंद्रगुप्त की हुई। और सुनिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक था। जो संधि हुई उसके मुताबिक सेल्यूकस ने 4 प्रांत मौर्य साम्राज्य को दे दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 जंगी हाथी दिए। और सबसे बड़ी बात, दोनों साम्राज्यों के बीच रिश्तेदारी और डिप्लोमैटिक रिलेशन भी बन गए। एक पूरा एम्पायर बनाने के बाद, उसे महफूज करने के बाद, चंद्रगुप्त ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, जैन धर्म अपना लिया और एक तपस्वी बन गए। और उन्होंने संथारा प्रथा का पालन करते हुए अपने प्राण त्यागे। मतलब आध्यात्मिक शांति के लिए मृत्यु तक उपवास। एक सम्राट का एहसान। यहीं से कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे। अब इन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स साम्राज्य मिला था। इनका काम और जीतना नहीं था, बल्कि जो मिला है उसे संभाल कर रखना था। अच्छा, ग्रीक लोग बिंदुसार को एक खास नाम से बुलाते थे, अमित्रोचित्स। ये संस्कृत के शब्द अमित्र घात से बना है, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। ये टाइटल ही बता देता है कि उनका फोकस नई जमीनें जीतने पर नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य को अंदर और बाहर के दुश्मनों से बचाने पर था। वो एक कंसोलिडेटर थे, कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना ताकतवर राजा, जिसे दुश्मनों का नाश करने वाला कहा जाता है, वो किसी दूसरे राजा से क्या मांगेगा? हथियार, सोना या कुछ और? चलिए देखते हैं। बिंदुसार की एक डिप्लोमैटिक चिट्ठी से हमें उनकी पर्सनालिटी की एक बड़ी मजेदार झलक मिलती है। उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस द फर्स्ट से 3 चीजें मांगी। पहली, मीठी वाइन, जो भेज दी गई। दूसरी, सूखे अंजीर, वो भी भेज दिए गए।
लेकिन तीसरी रिक्वेस्ट बड़ी अजीब थी। उन्होंने मांगा एक ग्रीक फिलोसोफर। और राजा एंटियोकस का जो जवाब आया ना, वो बड़ा कमाल का था। उन्होंने कहा, वाइन और अंजीर तो मैं खुशी खुशी बेच रहा हूं, लेकिन हमारे ग्रीक कानून के हिसाब से हम फिलोसोफर्स को बेच नहीं सकते। ये छोटा सा किस्सा हमें उस दौर की कल्चरल वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ बताता है, और ये भी कि कैसे दो बड़ी सिविलाइजेशंस के बीच एक सम्मान का रिश्ता था। बिंदुसार ने सिर्फ डिप्लोमेसी से ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ताकत से भी एम्पायर को संभाले रखा। जैसे जब तक्षशिला के दूर दराज के इलाके में बगावत हुई, जो अक्सर होती रहती थी, तो उसे शांत करने के लिए उन्होंने अपने बेटे अशोक को भेजा, और अशोक ने इस काम को बखूबी पूरा किया। इस कामयाबी ने न सिर्फ बगावत को खत्म किया, बल्कि ये दुनिया के लिए पहला संकेत था कि भविष्य का महान सम्राट तैयार हो रहा है। तो अब अगर हम पिता और बेटे दोनों की विरासत को एक साथ देखें तो क्या दिखता है? एक आर्किटेक्ट और एक कंसोलिडेटर। दोनों के रोल बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों ही उतने ही जरूरी थे। चंद्रगुप्त ने जीत हासिल करके एम्पायर को बनाया, उसका पूरा ढांचा तैयार किया, और बिंदुसार ने उस विशाल ढांचे को संभाला, उसे स्थिरता दी, बगावतों से बचाया और डिप्लोमेटिक तरीकों से उसे महफूज रखा। मतलब आखिर में ये पिता बेटे की ही जोड़ी थी जिसने वो स्टेज तैयार किया जिस पर भारतीय इतिहास का सबसे शानदार चैप्टर लिखा जाना था। चंद्रगुप्त ने नींव रखी, बिंदुसार ने उसे सीमेंट से पक्का किया, और इसी मजबूत बुनियाद पर उनके बेटे और पोते सम्राट अशोक एक सुनहरा दौर बना सके। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। लीडरशिप के इन दो तरीकों में से ज्यादा जरूरी क्या है? वो जो एक एम्पायर बनाता है, या वो जो ये पक्का करता है कि वो एम्पायर टिका रहे? शायद असली जवाब यही है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है।